जी, अभी हम देखेंगे टैक्स इनवॉइस के बारे में। इसमें हम देखेंगे इसका कंटेंट्स क्या होता है, कैसे इश्यू करना है, टाइम लिमिट क्या है, ई इनवॉइसिंग सिस्टम क्या होता है और रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है। पहले देखेंगे टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब ये एक कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट होता है, अपने बायर्स को, अपने कस्टमर्स को देता है। ओके, जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो ये टैक्स इनवॉइस इशू करना है। एक बात ध्यान दीजिए, सिर्फ एक रजिस्टर्ड बिजनेस को ही टैक्स इनवॉइस इशू करना है। ओके, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया तो आपको पनिशमेंट जरूर मिल जाएगा। अभी टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को ही। अगर आपने कॉम्बोशन स्कीम चुन लिया तो इसमें एक्सम्पशन है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है। ओके, उन लोगों को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। और ये टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करना है, आपको अपना सॉफ्टवेयर से ही इशू कर सकते हैं या मैनुअल भी कर सकते, कोई पेपर फॉर्म में इशू कर सकता है। अभी ई इनवॉइस इज अनदर थिंग। E-invoice is mandatory only when your turnover is more than 10 crores or any such limit specified by Government of India. अपना टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो ही आपको ई-इनवॉइस इशू कर सकता है। अभी इसमें कंटेंट्स क्या होता है टैक्स इनवॉइस में? नेम होता है, एड्रेस होता है, जीएसटी आईएन होता है, सप्लायर्स का, अपना बिजनेस का नाम, पता और जीएसटी नंबर, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर अलग अलग का ही हो सकता है। डेट ऑफ इट्स इश्यू मतलब कौन सा डेट में इश्यू किया है। अगर हमारा बायर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका पूरा एड्रेस वगैरह देना है। अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, अगर 50,000 के ऊपर है तो उसका नाम और एड्रेस दे सकते हैं। HSN कोड ऑफ गुड्स और अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विस आप हमने पढ़ लिया, HSN कोड क्या है, HSC कोड क्या है वगैरह। और गुड्स और सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन भी दे सकता है, गुड्स का क्वांटिटी, इसका टोटल वैल्यू गुड्स और सर्विसेज का, इसका टैक्सेबल वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स वगैरह। ये इनवॉइस वैल्यू या टोटल वैल्यू क्या होता है कि टैक्स वैल्यू प्लस टैक्स को करते हैं। मान लीजिए टैक्स वैल्यू 10,000 होता है और जीएसटी होता है 1,200, तो इनवॉइस वैल्यू होता है 11,200। प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब किधर हमने सर्विसेज या गुड्स को सप्लाई किया है, डिलीवरी किया है। और एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब हमारा एड्रेस किधर डिलीवरी किया है। मान लीजिए बिजनेस है मुंबई में और मुंबई का हमारा बायर ने कह दिया कि पुणे में सप्लाई कीजिए, तो डिलीवरी एड्रेस पुणे होगा, तो ये अलग से आपको इनवॉइस में देना पड़ेगा। और डिटेल्स ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी देना है। और सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होना है। ओके, तो ये है टैक्स इनवॉइस का कंटेंट्स। और टैक्स इनवॉइस का एक फॉर्मेट भी दिया है आपको समझने के लिए। ओके, तो ऐसा होता है। अभी गुड्स का इनवॉइस कैसे इश्यू करना है, ये 3 कॉपी होना है। ओरिजिनल इश्यू करना है अपना कस्टमर को, डुप्लीकेट इश्यू करना है ट्रांसपोर्टर को, और ट्रिप्लीकेट अपने फाइल में रिकॉर्ड करना है, सप्लायर के पास रखना है। तो ये गुड्स का इनवॉइस
3 कॉपी है। अभी टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस, कब इनवॉइस इश्यू करना है। मान लीजिए आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अपना फैक्ट्री से निकल रहा है, तो उसके पहले ही आपको इनवॉइस इश्यू करना है। ओके, मतलब अगर बायर आके या ट्रांसपोर्टर आके आपका गुड्स निकाल रहा है, तो वो गुड्स निकलने के पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना है। अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जब भी ट्रांसपोर्ट करने के पहले इनवॉइस इश्यू करना है। एक केस स्टडी है, मार्वल मैन्युफैक्चरर्स बड़ौदा सप्लाइज गुड्स टू मैसेज लिग्नाइट ट्रेडर्स पुणे। The goods were removed from its factory in Baroda on 21st June 2022. तो मार्वल मैन्युफैक्चरर्स कब इनवॉइस इश्यू करना है? 21 जून को, जब गुड्स निकल रहा है इसके पहले इनवॉइस इश्यू करना है। अभी सर्विसेज का इनवॉइस कब इश्यू करना है और कैसे इश्यू करना है? इनवॉइसेस सर्विसेज का 2 कॉपी है। ओरिजिनल होता है कस्टमर बायर के लिए और दूसरा होता है सप्लायर के लिए, अपना रिकॉर्ड्स के लिए। ध्यान दीजिए, इसमें ट्रांसपोर्टर के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, कॉपी का जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सर्विसेज है। अभी सर्विसेज का टाइम लिमिट क्या है? अगर आपने सर्विसेज दे रहे हैं कोई आदमी को, तो इसका इनवॉइस सर्विसेज देने के बाद 30 दिन के 30 डेज के पहले इश्यू करना है। यह नॉर्मल बिजनेस के लिए। और जैसे इंश्योर है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, ये सबका 45 डेज होता है। और कुछ नोटिफिकेशंस के द्वारा ये क्वार्टरली भी कर सकता है। अभी आप देख लीजिए ई इनवॉइस। ई इनवॉइस मतलब अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, तो आपको ई इनवॉइस देना पड़ता है अपना बायर्स को। जैसे B2B ट्रांसैक्शन होता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसैक्शन होता है, तो आपको ई इनवॉइस देना पड़ता है। ये ई इनवॉइस में एक IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ऑटोमेटिकली अफिक्स हो जाएगा गवर्नमेंट का। ये अपना सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हैं, जैसे टैली हो, SAP हो, क्विकबुक्स हो, उस सब सॉफ्टवेयर में ये IRN ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सीधे बायर को मिल जाएगा, ये ई इनवॉइस। अभी ई इनवॉइस का एडवांटेज क्या है? जो इनवॉइस ई इनवॉइस में है, फॉर्म है, ये सीधे अपना GST रिटर्न में आ जाएगा। ई-वे बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ेगा, और सारा ERP और अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये चालू होगा। 99% सॉफ्टवेयर में ये चालू है अभी। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है और आपने एक नोटिफाइड पर्सन है, तो आपका इनवॉइस वैलिड होगा तब इसके ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर इसमें अफिक्स किया है तब ही। तो यह है ई इनवॉइस का एडवांटेजेस। तो ये ई इनवॉइस कब शुरू हुआ? ई इनवॉइस शुरू हुआ था October 1st 2020 को। ओके, और 10 करोड़ के ऊपर अपना बिजनेस है तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा, अभी बाद में चेंज हो सकता है। तो ई इनवॉइस का वेबसाइट आता है einvoice1.gst.gov.in। इसमें जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको ई इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं। अभी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, कहां अपना अकाउंट्स रखना है। अपना जो रिकॉर्ड्स है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में रख सकते हैं या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में रख सकते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब हेड ऑफिस है या मेन ऑफिस है। एडिशनल प्लेस है ब्रांच, शोरूम, फैक्ट्री, गोडाउन वगैरह। तो उस प्लेसेस में आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकता है।
और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना साल तक आपको रिकॉर्ड सेफ्टी रखना है, कीप हाउ मच पीरियड यू नीड टू कीप दोस रिकॉर्ड्स। तो ये होता है 6 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। मतलब फिनेंशियल 2021-22 का एनुअल रिटर्न अगर फाइल करना है 2022 दिसंबर 31 को, तो दिसंबर 2022 से 6 साल, मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2028 दिसंबर 31 तक आपको ये 2021-22 का अकाउंट्स बुक्स रखना है। अभी फेक इनवॉइस मतलब जो फेक है, उसमें कुछ हड़बड़ है, कोई अनडू इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, या कुछ टैक्स एवेशन करने के लिए, या कुछ जीएसटी रिफंड्स क्लेम करने के लिए गलत से, तो उसको कहते हैं फेक इनवॉइस। ध्यान दीजिए, अगर आपने कुछ फेक इनवॉइस इश्यू किया तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, और आपका जीएसटी आईएन, सप्लायर का जो जीएसटी आईएन है, जीएसटी नंबर है, वो फ्लैग कर सकता है कि ये फ्रॉड हो सकता है, और बायर्स को भी ये मालूम कर सकता है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकवर और रिवर्स हो सकता है। पेनाल्टी चार्ज कर सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, ये पेनाल्टी हो सकता है, अमाउंट ऑफ टैक्स अवॉइड और आईटीसी अवॉइड, और ये हो सकता है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। जैसे बड़ा पनिशमेंट है, आपको बेल भी नहीं मिलेगा और इम्बर्समेंट मिल सकता है। और कौन कौन आदमी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है? Whosoever commits, मतलब कोई भी आदमी जो कंपनी में बिजनेस में काम कर रहा है और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सब ये पेनाल्टी चार्ज कर सकते हैं उसमें। और कॉस्ट टू कमिट एंड ऑल्सो हु रिटेन्स द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द ऑफेंसेस। तो कोई भी आदमी उसका लाभ उड़ाता है या कोई रेस्पॉन्सिबल है, वो सबको ये पेनाल्टी मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम देख लिया कि जीएसटी टैक्स इनवॉइस क्या है, ये कितना कॉपी में इश्यू करना है, गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए, और ये कैसे इश्यू करना है, कितना दिन के अंदर, और कितने साल तक इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना है, वगैरह देख लिया। ओके, तो धन्यवाद।